वेक्टर्स क्या होता है? सबने पढ़ रखा है, थोड़ा बहुत तो सबको पता होगा क्या है वेक्टर्स। Quantity with magnitude and डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी और होती है। पैरेललोग्राम लॉ को ओबे करे, वो पैरेललोग्राम लॉ को ओबे करे साथ में, मतलब पैरेललोग्राम लो, वो तो एडिशन सब्ट्रैक्शन हाँ के लिए। मतलब जैसे करंट में वेक्टर एडिशन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, बट वो वेक्टर नहीं है क्योंकि पैरेललोग्राम को ओबे कर ले। करता है। ओके, अभी देखो, कोई भी पॉइंट मेरे पास है, उसके कोऑर्डिनेट अगर x, y, z है। हमारे पास ये क्या है? x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। ये z एक्सिस कैसी होगी? इस तरह से, ये z एक्सिस हो गई x, y और ये हो गई z एक्सिस। अब मैंने कोई भी पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया, तो ये क्या बनेगा? ऐसे रिप्रेजेंट करते ओपी वेक्टर। ओरिजिन 0,0,0 है। ओपी वेक्टर को मैं कैसे लिखूंगी? x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, ये होगा ओपी वेक्टर। ठीक है, अब इस वेक्टर ने x एक्सिस के साथ एंगल फॉर्म करा अल्फा, y एक्सिस के साथ एंगल फॉर्म करा है बीटा। अभी इधर ध्यान से देखो, ये z एक्सिस है, तो ये z एक्सिस के साथ ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये कितना है? गामा। तो अभी यहाँ पे हमको z एक्सिस ऐसी दिख रही है, तो ये एंगल क्या होगा? गामा। तो हमारे पास इस पॉइंट ने x एक्सिस के साथ एंगल फॉर्म किया अल्फा, y एक्सिस के साथ किया बीटा और z एक्सिस के साथ एंगल फॉर्म किया है गामा। अब आप यहाँ पे देखो, अगर मैं ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाती हूँ तो ये कितना होगा? x, है cos ना? alpha। और ये ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, मैग्नीट्यूड क्या होगा इस वेक्टर का? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसको हम आर भी बोलते हैं। मैग्नीट्यूड मतलब स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम इजीली लिख सकते हैं। अभी अगर मैं यहाँ पे देखूं cos अल्फा इस ट्रायंगल में, cos अल्फा इज बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस इज x, 90 का अपोजिट हाइपोटेनियस इज r। कोई डाउट इसमें? सिमिलरली cos बीटा क्या होगा? cos बीटा क्या होगा? इधर अगर मैं देखूं तो ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ये कितना डिस्टेंस होगा? y। तो cos बीटा कितना होगा? y by r। y बाय r। और सिमिलरली cos गामा, अब गामा के लिए आपको ऐसे थोड़ा सा विजुअलाइज करना होगा, ये एंगल गामा है, यहाँ से इससे मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा फिर से? z। तो cos गामा इज z बाय r। कोई डाउट इसमें? अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, डायरेक्शन रेशोज। हाँ शिवांश? मैम वो गामा वाला फिर से एक बार समझा दो ना। जैसे आपको यहाँ पे x और y तो क्योंकि यहाँ पे सामने दिख रही है, पर जब ये z एक्सिस, एक्चुअल में z एक्सिस यहाँ है ऐसी, जो यहाँ पे बनाई है वो कैसी है? परपेंडिकुलर, है ना? अब ये जो पोजीशन वेक्टर है वो यहाँ से ये जो एंगल फॉर्म होगा ये क्या होगा? गामा। इसमें कोई डाउट? नो मैम। अब इस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करा तो वो डिस्टेंस कितना होगा? z। जैसे यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करा तो वो x था, ये ड्रॉप करा तो y था, वैसे ही z पे ड्रॉप करोगे तो वो कितना होगा? यस z। मैम। तो cos गामा क्या हो गया? z बाय r, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब यहाँ जो हम लिखते हैं एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, मतलब ये जो कोएफिशिएंट्स है आई के, जे के और के, कितना है शिवांश मार्क्स? वेरी गुड, 49।
गुड। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे? एक्स, वाई एंड जेड। कॉस अल्फा, ये जो कोएफिशिएंट्स है मतलब आई कैप का एक्स, जे कैप का वाई और के कैप का जेड, वो क्या कहलाएंगे? डायरेक्शन रेशियोज। कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा को हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। मैं पूरा नाम लिख देती हूँ, डायरेक्शन कोसाइंस। सॉरी, क्या है वो? कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो गए? हमने जो हमारे पास रेशोज थे उनको उन्हीं के मैग्नीट्यूड से क्या कर दिया? डिवाइड। तो हमको क्या मिल जाते हैं? कोसाइंस। तो हम जब रेशोज को उनके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो क्या मिलता है? कोसाइंस। कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा डायरेक्शन कोसाइंस है और उनको हम LMN भी बोलते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइंस को क्या बोला जाता है? LMN। आ गई बात समझ में? तो डायरेक्शन रेशियोज है एक्स वाई जेड, उनको उन्हीं के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करा तो क्या मिला? कोसाइंस। कोसाइंस को LMN भी बोलते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं। पहले मैंने एक वेक्टर लिया, AB वेक्टर या OP वेक्टर, कुछ 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये एक वेक्टर है। अभी मुझे बताओ इसके रेशियोज क्या होंगे? क्या होंगे रेशियोज? 2, 3, 4. 2, 3, 4। वेरी गुड। अब मुझे चाहिए कोसाइंस। कोसाइंस के लिए पहले मैं इसका क्या फाइंड कर लूंगी? मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो कितना आया मैग्नीट्यूड? 4 प्लस 9 प्लस 16, मतलब √27। हाँ, √29। ठीक है, तो कोसाइंस कब मिल जाएंगे? इसको इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया तो ये हमको क्या मिल गए? डायरेक्शन कोसाइंस। कोई डाउट इसमें? डायरेक्शन कोसाइंस को अभी मैंने नाम दिया LMN। तो एक रिलेशन होता है LMN के बीच में, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। अगर मैं करती हूँ तो देखो, L का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, M क्या है? y बाय आर, सो y स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और n क्या है? z स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो हमारा ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। बताओ आर स्क्वायर कितना था? 29. अरे इस क्वेश्चन में नहीं, जनरल आर स्क्वायर क्या होता है? X square plus Y x Root स्क्वायर x square प्लस plus y वाई square. स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मतलब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर से ही डिवाइड कर रहे हैं। तो रिलेशन क्या मिल गया? L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर कितना होता है? 1। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। इसी रिलेशन को हम क्या बोल सकते हैं? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज ऑल्सो 1। क्योंकि LMN क्या है? डायरेक्शन कोसाइंस, और डायरेक्शन कोसाइंस क्या है? कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। तो हमको क्या रिलेशन मिला? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज 1 is same as cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is 1। तो ये रिलेशन है इन डायरेक्शन कोसाइंस, रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस। आया मैम? समझ में? हाँ, मैम वो आगे वाला पेज फिर से रखो ना, नोट करना है। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं? कोएफिशिएंट्स ऑफ आई जे के, उनको उन्हीं के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करा तो क्या मिलता है? कोसाइंस। कोसाइंस को हम क्या बोलते हैं? कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, या फिर LMN। और उनके बीच का हमको रिलेशन मिला दैट L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज 1, या फिर
cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is 1. तो ये बेसिक कंसेप्ट समझ में आया डायरेक्शन रेशोज और कोसाइंस के बीच में. कोई डाउट यहाँ तक? अब देखो कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर है जो बहुत इजी है. टाइप्स ऑफ वेक्टर, सबसे पहले जीरो वेक्टर. जीरो वेक्टर कब होगा? मैग्नीट्यूड 0. मैग्नीट्यूड 0 हो और डायरेक्शन कैन बी एनीथिंग. डायरेक्शन उसकी कुछ होगी क्या? यस. मतलब एक पॉइंट हो गया तो हम उसको पॉइंट ही बोलेंगे. तो इसकी हम कोई डेफिनेट डायरेक्शन नहीं बोल सकते कि ये कौन सी डायरेक्शन में. तो जीरो वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड तो क्या होगा? 0 और डायरेक्शन हैज नो डेफिनेट डायरेक्शन. कोई डायरेक्शन उसकी डिफाइन नहीं होगी. मतलब मैम, डायरेक्शन भी जीरो वेक्टर की नहीं होगी. हाँ बोलो. पॉइंट स्पेस में एक्सिस पे कहीं कोई डायरेक्शन में तो होगा ना. देखो ये डाइपोल और ये सब तो फिजिक्स में होता है नहीं, बट नहीं, सी चीज है. हाँ बोलो. अगर समझो हमने जैसे आपने पिछले पेपर में ही आपने एक्सिस बनाई थी और एक पॉइंट लोकेट किया था तो उसकी हाँ. डायरेक्शन थी ना ओरिजिन से. तो नहीं तो वो तो क्या हुआ जब हमने उसको ओरिजिन से ज्वाइन करा तब वो जीरो वेक्टर रहा ही नहीं, वो ओपी वेक्टर बन गया. मतलब एक तरह से क्या हुआ, एक पॉइंट ओ था एक पॉइंट पी था तो आपने दो पॉइंट्स को ज्वाइन करा तब जाके उसकी डायरेक्शन बनी. जीरो वेक्टर का मतलब है कि उसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट सेम है. यहाँ पे देखो अभी उसका इनिशियल पॉइंट ओरिजिन था और टर्मिनल पॉइंट कौन था? पी. तो इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट अलग अलग है. तो ये एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका कुछ मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है. पर जीरो वेक्टर का मतलब है कि उसका इनिशियल पॉइंट भी वही है और उसका एंड पॉइंट भी वही है. तो अब इसकी तो कोई डायरेक्शन नहीं है. ठीक है. तो ये एक वेक्टर बन चुका है क्योंकि इसमें दो अलग अलग पॉइंट्स को ज्वाइन किया है. यहाँ पे एक ही पॉइंट है वो, तो हम इसको जीरो वेक्टर बोलेंगे. तो जीरो वेक्टर को या तो इस तरह से सेम पॉइंट या जीरो वेक्टर ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. क्लियर? तो मैग्नीट्यूड 0 होता है और कोई डेफिनेट डायरेक्शन नहीं होती है. अभी कोई डाउट? कोई डाउट है? नहीं मैम, हो गया क्लियर. क्लियर? सेकंड, मैम मेरे को फिगर समझ नहीं आई. किसकी फिगर समझ में आई? ये जीरो वेक्टर नहीं है, ये तो एक अच्छा. वेक्टर है पी वेक्टर जिसका Okay. इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट अलग अलग है. पर जीरो वेक्टर में वही इनिशियल पॉइंट है और वही टर्मिनल, इसलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं? जीरो वेक्टर. तो इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है और मैग्नीट्यूड भी क्या होगा? 0. ओके. ठीक है. यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर मतलब क्या? जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1. 1. 1 होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर. तो अ वेक्टर whose magnitude is 1 is called unit vector. Unit vector in the direction of given vector A is denoted by A cap. तो अगर मेरे पास कोई वेक्टर A है, फॉर एग्जाम्पल A वेक्टर मुझे दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप और मुझे इसका क्या लिखना है? यूनिट वेक्टर. तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा? जब मैं इस वेक्टर को इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगी तब मुझे क्या मिलेगा? यूनिट वेक्टर. क्यों? अभी इसका मैग्नीट्यूड कितना है? तो 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप ये वेक्टर है. इसका मैग्नीट्यूड बता दो कितना है? 4 प्लस 29. वही √29. तो मैंने क्या करा, ये जो वेक्टर है इसकी डायरेक्शन में ही इसका क्या बना दिया? यूनिट वेक्टर. क्योंकि इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितना था? √29. उसको उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, मतलब अब उसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया है? 1. तो ये जो वेक्टर होगा 2/√29i कैप प्लस 3/√29j कैप
minus 4 by root 29 k cap is unit vector in the direction of vector A. डायरेक्शन उसकी सेम है एज वेक्टर A, पर उसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया है 1. तो यूनिट वेक्टर क्लियर कैसे फाइंड करना होगा? कोई डाउट यूनिट वेक्टर में? वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा? यूनिट वेक्टर. नेक्स्ट, को इनिशियल वेक्टर. नाम से समझ आ रहा है को इनिशियल वेक्टर्स कैसे होंगे? Same origin point. टू और मोर वेक्टर्स हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट. उनका इनिशियल पॉइंट क्या होना चाहिए? सेम. अब उनकी डायरेक्शन कैसी भी हो, पर उनका इनिशियल पॉइंट क्या होना चाहिए? सेम. तो वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट, वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट आर को-इनिशियल वेक्टर. अब मैग्नीट्यूड डायरेक्शन कहीं भी जा रहा हो, बस उनका इनिशियल पॉइंट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए. आ रही है समझ में? नेक्स्ट जो वेक्टर है वो है कोलिनियर वेक्टर. तो नेक्स्ट वेक्टर क्या है? कोलिनियर. कोलिनियर नाम तो आपने सुना है. अब कोलिनियर वेक्टर कैसे होंगे? Direction. डायरेक्शन सेम होना चाहिए क्या? Yes. नहीं. ये और ये क्या है? कोलिनियर है या नहीं? Parallel. पैरेलल है ये तो. पैरेलल है और साथ में हम उसको कोलिनियर भी बोलेंगे. तो कोलिनियर वेक्टर्स आर वेक्टर्स, मतलब हम उन वेक्टर्स को कोलिनियर कब बोलेंगे? व्हेन दे आर पैरेलल टू सेम लाइन irrespective of their magnitude and direction. Collinear vectors are parallel to same line irrespective of magnitude and direction. मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का अलग अलग है, पर भी वो क्या है? कोलिनियर वेक्टर है. तो कोलिनियर वेक्टर को हम ए वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अब अगर ए वेक्टर 2 टाइम्स ऑफ बी आया, इसका मतलब उनमें 2 टाइम्स है, तो मैग्नीट्यूड तो 2 टाइम्स हो गया और +2 है तो उनकी डायरेक्शन सेम होगी. पर ए वेक्टर इज -2 टाइम्स ऑफ बी होगा अगर, तो एक की डायरेक्शन ये होगी, दूसरे की ये होगी. ए वेक्टर क्या है? ट्वाइस है, तो ये ए वेक्टर हो गया और ये बी वेक्टर हो गया. आ रही है बात समझ में? यहाँ पे ए वेक्टर ये हो गया और ये बी वेक्टर है कोलिनियर दोनों, बट उनका मैग्नीट्यूड भी अलग है. इस केस में डायरेक्शन सेम है, इस केस में डायरेक्शन अलग है. तो हम कोई भी कोलिनियर वेक्टर को ए टाइम्स लैम्डा, ए वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर रिप्रेजेंट कर सकते हैं. लैम्डा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी. पॉजिटिव हुआ मतलब दे आर इन सेम डायरेक्शन, नेगेटिव हुआ मतलब वो कौन सी डायरेक्शन में? अपोजिट. समझ में आया? तो दो वेक्टर्स कोलिनियर कब होंगे? जब वो पैरेलल है इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. कोई डाउट इसमें? नो नो मैम. मैम. नेक्स्ट है इक्वल वेक्टर. इक्वल वेक्टर कब होंगे? जब मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है ना? तो सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दोनों चीज सेम होनी चाहिए तभी वो इक्वल होगा. तो अगर एक वेक्टर एक्स आई कैप वाई जे कैप -2k कैप इक्वल्स टू 3i कैप +4 j कैप -2k कैप इक्वल है, तो वो सिर्फ तभी इक्वल हो सकते हैं जब x 3 के इक्वल होगा और y 4 के. तो दो वेक्टर सिर्फ तभी इक्वल हो सकते हैं, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों सेम होना चाहिए. मैम मतलब ओवरलैप होंगे तो चलेगा या सेम डायरेक्शन सेम लेंथ में पैरेलल होंगे तो भी इक्वल वेक्टर्स कहेंगे? तो भी चलेगा. तो भी चलेगा. मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन सेम, ओके. मतलब मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, डायरेक्शन भी, तो हम इनको क्या बोलेंगे? इक्वल वेक्टर्स.
ठीक है। और हाँ। लास्ट है नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, ये तो हमको समझ में आ रहा है। अगर कोई वेक्टर ए है, ये ए वेक्टर है और मैंने इसका नेगेटिव कर दिया तो क्या हो जाएगा? 180 डिग्री से रोटेट, ये माइनस ए हो गया। तो ए बी वेक्टर अगर कोई है तो उसका नेगेटिव क्या हो जाएगा? नेगेटिव ऑफ बी ए, ऐसा लिख सकती हूँ। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इसको क्या रीड करेंगे हम? ए बी वेक्टर। और ये वेक्टर क्या बन गया हमारे लिए अभी? बोलो। ये ए बी वेक्टर है तो इसको क्या read माइनस बी ए, माइनस ए बी। बी ए, माइनस बी ए। हमेशा अगर मैंने इसको ए बी वेक्टर लिखा है मतलब क्या? ये टर्मिनल है और ये इनिशियल है। अभी यहाँ पे कौन इनिशियल है कौन टर्मिनल? तो ये बी ए वेक्टर हुआ और ए बी और बी ए एक दूसरे के क्या है? नेगेटिव डायरेक्शन हो गई। ठीक है। रीड तो बी ए वेक्टर ही करोगे पर वो ए बी वेक्टर का क्या है? नेगेटिव। अब एक एग्जांपल देखो। रिप्रेजेंट 40 किलोमीटर 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। कैसे रिप्रेजेंट करोगे इसको? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ मतलब साउथ से वेस्ट की तरफ एंगल कितना है? 30 डिग्री। तो साउथ से किधर जाना है? वेस्ट। साउथ से वेस्ट में एंगल कितना है? 30 डिग्री। और वो 30 डिग्री एंगल की ये लेंथ कितनी होगी, मतलब मैग्नीट्यूड? 40 किलोमीटर। कोई डाउट? हाँ शिवांश। मैम आपने ये वेस्ट ऑफ साउथ मतलब कैसे किया वो बताओ ना। वेस्ट ऑफ साउथ मतलब आप ऐसे रीड करोगे, साउथ से वेस्ट की तरफ 30 डिग्री। तो साउथ से वेस्ट की तरफ 30 डिग्री जा रहे हैं। नहीं समझ आया मैम। एक और देखो, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। अभी बताओ इसको कैसे समझोगे? 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब नॉर्थ से किसकी तरफ जाना है? ईस्ट की तरफ। तो नॉर्थ ये है, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ कितना जाना है? 30 डिग्री। तो ये ऐसा बन जाएगा, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 30 डिग्री। हाँ या ना? सेम यस मैम। वैसा ही मैंने इसको किया है, साउथ से वेस्ट की तरफ। तो साउथ में मैं हूं और मुझे 30 डिग्री किधर जाना है? वेस्ट में। अभी ओके। समझ आया? हाँ साउथ मैम। से वेस्ट की तरफ ऐसा है उसको, वेस्ट ऑफ साउथ मतलब साउथ से वेस्ट में जाना है। तो साउथ से वेस्ट में जा रहे हो बाय 30 डिग्री और वो लेंथ कितनी है? 40 किलोमीटर मतलब मैग्नीट्यूड। ठीक है। यहाँ पे बोला है 50 किलोमीटर, तो ये कितनी लेंथ बनाएंगे? 50 किलोमीटर। पर क्या बनाया? नॉर्थ से ईस्ट की तरफ। अभी भी कोई डाउट? तो ये एक तरह से पीछे से पढ़ा जाता है। वेस्ट ऑफ साउथ मतलब साउथ से वेस्ट में जाना है। ईस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब नॉर्थ से ईस्ट में जाना है। तो नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जाना है, साउथ से वेस्ट में जाना है। सेम वैसे ही साउथ से ईस्ट बोल सकते हैं। तो वो डिपेंड करेगा कि आपको क्वेश्चन में क्या बोल रखा है। ठीक है। अब मैं एक डायग्राम बना रही हूँ, उसमें आप लोग बताओगे कि कौन सा पेयर को इनिशियल है, कौन सा। ध्यान से देखना। ये मैंने लिखा है ए, ये है बी, ये सी और ये डी। अब यहाँ पे हमको सबसे पहले बताना है कि कौन से को इनिशियल वेक्टर्स है
सेकंड बताना है कौन से इक्वल वेक्टर्स है, थर्ड बताना है कोलिनियर बट नॉट इक्वल। Co-initial are A vector and D vector. को इनिशियल कौन से है, ए एंड डी, दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम है, ए एंड डी। गुड, यस मैम। को इनिशियल हो गए। अब इक्वल कौन से होंगे, B and D. वेरी गुड, क्योंकि इक्वल मतलब डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, ये स्क्वायर ही है, हाँ मतलब सब इक्वल है। तो बी और डी की डायरेक्शन सेम है और मैग्नीट्यूड भी इक्वल है। को लीनियर बट नॉट इक्वल, A and C. वेरी गुड, ए एंड सी। ए एंड सी पैरेलल है, मतलब कोलिनियर तो है पर इक्वल नहीं है। क्यों इक्वल नहीं है, क्योंकि उनकी डायरेक्शन सेम नहीं है। आ गया समझ में? ऐसे Yes, आप, ma'am. ये सिंपल क्वेश्चंस है जिसमें आपको आइडेंटिफाई यही करना है, कौन कोइनिशियल है, कौन पैरेलल है, कौन इक्वल है। एक और दे रही हूँ, तो इससे हमको वो जो टाइप्स ऑफ वेक्टर हमने पढ़े हैं, सारी डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। तो ये हमारे पास ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर और ये डी वेक्टर। अब यहाँ पे कौन है कोइनिशियल, C, B and D. वेरी गुड, सी बी डी आर कोइनिशियल, तीनों का सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, तीनों सी बी एंड डी। इक्वल वेक्टर्स कौन है, A C. C, हाँ, और C और A. सी एंड ए, क्योंकि उनकी डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है। और कोलिनियर, C, A और D. अगर कोलिनियर और बट नॉट इक्वल है तो C और D, और कोलिनियर बट और नॉट इक्वल भी इक्वल चले। बोलने की जरूरत नहीं है। कोलिनियर मतलब हमको बस देखना है कि पैरेलल, तो ए एंड हाँ, सी आर पैरेलल, ए हाँ, एंड डी आर पैरेलल, तो ए सी डी आर कोलिनियर। सी और डी आपस में कोलिनियर है, हाँ, नहीं, हाँ, यस है, वो पैरेलल है। सी और डी भी पैरेलल ही बोलेंगे, क्योंकि एक तरह से उनका डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे, पर है तो सेम ही, मतलब समझ रहे हो ना, डायरेक्शन अलग है पर एक ही लाइन पे जा रहे हैं दोनों। तो इसका स्लोप अगर लाइन से समझो तो इसका स्लोप और इनका स्लोप सेम ही रहेगा। तो मैम एंटी पैरेलल नहीं बोलेंगे उनको? तो कोलिनियर में तो हमने बोला ही था, ऐसा हो चलता है हमको, ओके, तो भी तो कोलिनियर ही थे वो, डायरेक्शन नहीं देखते कोलिनियर में, है ना। हाँ कोलिनियर में बस पैरेलल होना चाहिए। तो हमको सारी डेफिनेशन क्लियर हो गई, कोइनिशियल, इक्वल, कोलिनियर, ठीक है। तो 10.1 में तो बस इतना ही है, हमको ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। बाकी आप ये बता ही सकते हो कि 10 kg अगर दिया है तो वो स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर। स्केलर, क्योंकि उसके कोई डायरेक्शन नहीं है। 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट मतलब वेक्टर। क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी दे रखी है। थर्ड, 40 डिग्री वेक्टर। पक्का, सबका आंसर वेक्टर है? नहीं, क्यों सिर्फ डायरेक्शन, कुछ नहीं, डायरेक्शन भी नहीं है। नहीं, डायरेक्शन तो है, हाँ, 40 डिग्री इटसेल्फ direction रिप्रेजेंट डायरेक्शन। 40 degree from what? 40 degree from south, 40 degree from north, from west, east. मतलब स्केलर क्वांटिटी हो गया। यहाँ पर डायरेक्शन कैसे है? नहीं है, डायरेक्शन तो क्योंकि हमको नहीं पता कि 40 डिग्री कहाँ से बनाना है, तो डायरेक्शन भी नहीं है। उसको मैग्नीट्यूड बोलोगे क्या, डिग्रीज में मैग्नीट्यूड तो हो गया वो 40 डिग्री का, यस, ठीक है। तो साथ में क्या देना चाहिए था कि वेस्ट से, नॉर्थ से, साउथ से, कहाँ से, तो ये हमारे लिए सिर्फ क्या है, स्केलर क्वांटिटी। अगर 40 डिग्री What? फ्रॉम वेस्ट बोल देते तो सिर्फ डायरेक्शन होता, मैग्नीट्यूड नहीं होता। क्या 40 डिग्री फ्रॉम वेस्ट बोल देते इन केस, फ्रॉम वेस्ट नहीं, मतलब नॉर्थ टू वेस्ट, वैसे ही वो तो वैसे ही गिवन होना पड़ेगा। West. भी
क्या डायरेक्शन समझ आएगी, है ना? क्वांटिटी चली गई, हाँ मैग्नीट्यूड बिल्कुल। 40 वॉट क्या है ये? स्केलर किसकी यूनिट है ये? पावर। तो स्केलर क्वांटिटी। यस, बाकी किसी का आंसर? ये तो पढ़ चुके हो आप लोग। हाँ तो मैम स्केलर स्केलर हो होगा। गया, ठीक है। मैम हाँ थर्ड वाले में क्वेश्चन है 40 डिग्री फ्रॉम नॉर्थ टू वेस्ट, हाँ। तो वो स्केलर हुआ कि वेक्टर? नहीं तो भी वो स्केलर है। सिर्फ 40 डिग्री नॉर्थ टू वेस्ट में आपको ये नहीं पता कि कितनी लेंथ का बनाना है। आप नॉर्थ से, एक मिनट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ जाना है 40 डिग्री, पर अब कितने तक आगे बढ़ना है वो नहीं पता ना, मैग्नीट्यूड। अगर वो देखे कि 40 डिग्री मैग्नीट्यूड हुआ एंड नॉर्थ टू वेस्ट डायरेक्शन हो गया, तो भी वेक्टर नहीं होगा फिर वो? आप ऐसा बोलना चाह रहे हो ना कि 40 डिग्री हम यहाँ पे आ गए, पर हाँ। अब हम उसको कितनी उस पे ले जाएंगे, लेंथ पे? नहीं, मैं आपसे इतना बता रहा हूँ कि 40 डिग्री जो है वो मैग्नीट्यूड हो गया, नॉर्थ टू वेस्ट डायरेक्शन हो गया। नहीं नहीं नहीं, 40 डिग्री मैग्नीट्यूड नहीं हो पाएगा। ओके। आपको 40 किलोमीटर देना पड़ेगा। जैसे अभी मैंने पिछला क्वेश्चन नहीं करवाया था, वहां पे हाँ लेंथ आपको देनी ही पड़ेगी। 50 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ऐसा, हाँ वो समझ या 40 किलोमीटर 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, ठीक है। यस। चलो, तो ये हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन वेक्टर है और कौन स्केलर है। अब मैं नेक्स्ट उस पे जा रही हूँ, ध्यान से सुनना। अभी जो हमने पढ़ा सेम चीज, अब मेरे पास दो पॉइंट्स है ए एंड बी। ये पॉइंट होगा x1 y1 z1, ये पॉइंट है x2 y2 z2। शिवांश कोई डाउट है? शिवांश? हाँ मैम मैम वो थर्ड वाले में ही है। मतलब वो अगर कुछ दिया ना हो तो हम उसको यूनिट लेंथ नहीं ले सकते, क्योंकि हम उसमें भी वही करते थे, यूनिट वेक्टर में कुछ दिया नहीं होता था। नहीं, यहाँ पे अभी ऐसा तो कुछ नहीं, हमसे एक्चुअल में ही पूछा है कि मैग्नीट्यूड स्केलर है या वेक्टर, तो हम क्या बोलेंगे उसको कि स्केलर क्वांटिटी ही है। हमको तो दोनों चीज डिफाइन होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। तो यूनिट नहीं, मतलब उसको मैग्नीट्यूड हम नहीं लेना, मतलब ऐसे। नहीं नहीं, अभी देखो, हमारे पास दो पॉइंट्स है ए एंड बी, ठीक है। अब अगर मेरे पास दो पॉइंट्स है, तो इन दो पॉइंट से ए बी वेक्टर क्या बन जाएगा? ए बी वेक्टर मतलब फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर। इनिशियल वेक्टर। तो फाइनल वेक्टर इज x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। उसमें से इनिशियल वेक्टर माइनस x1 i कैप माइनस y1 j कैप माइनस z1 k कैप, ठीक है। तो ए बी वेक्टर हमारा क्या हो गया? फाइनल माइनस इनिशियल, विच इज x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। कोई डाउट इसमें? लिख सकते हैं आई कैप वाले को साथ में y j कैप और z कैप। अब यहाँ पे डायरेक्शन रेशोस क्या हो गए अगर दो पॉइंट्स ऐसे गिवन है तो? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, ये बन गए हमारे डायरेक्शन रेशोस। अब अगर आपको इसका कोसाइन लिखना है तो पहले मैग्नीट्यूड क्या लिखोगे? क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड? सेम वैसे ही, गुड, रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। तो डायरेक्शन, इसको मैं फिर से नाम r दे देती हूँ। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगे? x2 माइनस x1 को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, y2 माइनस y1 को मैग्नीट्यूड से डिवाइड, सिमिलरली z2 माइनस z1 को मैग्नीट्यूड से डिवाइड। आया समझ में?
तो एक क्वेश्चन करके बता दो, फाइंड direction cosines, find direction cosines of vector joining points P and Q. P is 2, 3, 0. आ रही है आवाज मेरी? हेलो। हाँ जी मैम। Yes, ma'am. Direction cosines of vector joining points P and Q from P to Q. बताओ करके क्या करोगे? सबसे पहले क्या लिखना होगा? PQ वेक्टर लिख सकते हो? PQ वेक्टर क्या हो गया है? -1, फाइनल माइनस इनिशियल करना हमेशा। क्यू, क्योंकि P to Q बोला है तो Q माइनस P, तो -1, -2, -3 आई कैप, -2, -3 तो -5 J कैप, -4, -0 तो -4 K कैप। कोई डाउट इसमें? तो अगर मुझे PQ वेक्टर के रेशोज पूछेंगे तो क्या हो जाएंगे? -3, -5, -4। पर मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा है? कोसाइंस। तो मुझे क्या करना होगा? इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना होगा। बता दो मैग्नीट्यूड क्या आएगा? 9 50। प्लस 25 प्लस 16 कितना आ गया? अरे √50, आई एम सॉरी, √50। 50। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो गए? -3/√50, -5/√50, -4/√50। इजी है। किसी को कोई भी डाउट? मैम अगर ये √50 है उसको हम सिंपलीफाई करके लिखे तो चलेगा? चलेगा, लिख सकते हैं बिल्कुल। √50 को क्या लिखोगे? 5√2, तो वो सिंप्लीफाई होके मिल जाएगा। तो दो वेक्टर्स के लिए क्लियर है कैसे करना है। अगर दो पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर गिवन है तो हम एक वेक्टर लिख सकते हैं PQ, उसके रेशोज लिख सकते हैं और कोसाइंस लिख सकते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट एडिशन लॉ, वेक्टर एडिशन। ये वेक्टर A है, उसको किसी दूसरे वेक्टर B के साथ ऐड करना है तो ये ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन हो जाता है। दिस इज A प्लस B। तो हमको अगर दो वेक्टर्स को ऐड करना है तो हम एक के टर्मिनल पे दूसरे का इनिशियल को रख देते हैं और फिर ट्रायंगल जो फॉर्म होता है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? A प्लस B। अब प्रॉपर्टी है फर्स्ट दैट A प्लस B इज सेम एज B प्लस है, इसमें कोई डाउट? तो हम इसको क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव लॉ। सेकंड, पहले मैं A प्लस B कर लू फिर मैं उसको C वेक्टर के साथ ऐड करूं, या मैं पहले B और C को ऐड करके A के साथ करूं, सेम होता है। दिस इज एसोसिएटिव लॉ। ठीक है। और कोई भी वेक्टर को जीरो वेक्टर के साथ ऐड करेंगे तो वही मिलेगा। तो जीरो वेक्टर इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। जीरो वेक्टर कॉल्ड, ये 1 मार्कर क्वेश्चन हो सकता है इसलिए MCQ में, जीरो वेक्टर कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी फॉर वेक्टर एडिशन, क्योंकि उसको किसी भी वेक्टर के साथ ऐड करो वही वेक्टर हमको मिल जाता है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो मैम। क्लियर है इतना? फिर कोई भी वेक्टर को अगर हम किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर विथ स्केलर क्वांटिटी, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। वैसे तो हमने देख ही लिया है, कोई वेक्टर A है,
इस तरह से, और मैंने अगर 1/2 a कर दिया मतलब क्या होगा, डायरेक्शन तो सेम रहेगी पर मैग्नीट्यूड हाफ हो गया, ये 1/2 a रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं 2a कर देती हूँ तो फिर से डायरेक्शन सेम रहेगी पर मैग्नीट्यूड क्या हो गया है, डबल, पैरेलल है हाँ ये तीनों। फिर अगर मैंने -2a कर दिया तो क्या होगा, इस तरह से बन जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो गई और मैग्नीट्यूड डबल। तो हम कोई भी वेक्टर को किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं तो उससे हमको सारी चीजें क्लियर होती जाएगी कि किस टाइप के क्वेश्चंस हमको आएंगे। सबसे पहले इक्वल वेक्टर का जो मैं बता चुकी हूँ, ए वेक्टर इज एक्स आई कैप प्लस 2j कैप प्लस जेड के कैप एंड वेक्टर बी इज 2i कैप प्लस yj कैप प्लस k कैप। ए वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर, फाइंड x एंड z। बता दो x और z की वैल्यू क्या होगी। 2 on 1. x इज 2 एंड z इज 1 और y क्या होगा 2, 2 ठीक है। फिर if a vector A is I cap plus 2j cap, vector B is 2i cap plus j cap, is magnitude of A equals to magnitude of B। नो और साथ में बोला है अरे are vectors A and B equal। no, the vectors aren't equal but the magnitude is equal. मैग्नीट्यूड तो इक्वल है पर डायरेक्शन सेम नहीं है, क्योंकि A का मैग्नीट्यूड हम देखेंगे तो 1 + 4 √5, B का भी मैग्नीट्यूड क्या है 4 + 1 √5। तो मैग्नीट्यूड तो सेम है पर वेक्टर इक्वल नहीं है, ठीक है। कोई भी वेक्टर आपको गिवन है, आप उसका यूनिट वेक्टर बता सकते हो, जल्दी से बता दो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा। फाइंड यूनिट वेक्टर। 2i cap plus 3j cap plus k cap upon 14 √14. √14। तो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, यूनिट वेक्टर के लिए हमको उसी के मैग्नीट्यूड से क्या करना होता है, डिवाइड। तो यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट आ रहा है समझ में? ये सब 1 मार्कर क्वेश्चन है, बहुत इजी। किसी भी स्टेप में कोई डाउट? मैम हम वेक्टर्स ऐसे देखे तो हम 1 डायमेंशनल पढ़ रहे हैं कि लाइन सेगमेंट से स्पेस में, हाँ। तो ऐसे 2 डायमेंशनल फिगर्स की स्टडी को क्या बोलते हैं? प्लेन्स को अगर 3D में स्टडी करें तो? हम थ्री डायमेंशनल भी पढ़ेंगे, वेक्टर के बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर 3D ही है, उसमें हम 3D लाइंस मतलब 3 डायमेंशन में प्लेन्स को पढ़ेंगे। अच्छा, और उनको कुछ अलग नहीं बोलते, 3D ही बोलेंगे ना उन चीजों को। जो 2 डायमेंशनल है अब वो 3 डायमेंशन में हो जाएगी, ऐसा, ठीक है। और वैसे तो ये भी सब 3 डायमेंशनल ही है। नहीं, वैसे अभी समझो वेक्टर है हमारा ओपी, तो हाँ। वो ऐसे 1 डायमेंशनल चीज है, लाइन सेगमेंट है। पर अगर मैं एक रेक्टेंगल का 3D में प्लेन में अलाइनमेंट किया जाए रेक्टेंगल, जैसे ये प्लेन देखो, ये एक लाइन आपको दिख रही है पर ये प्लेन तो 3D बन गया। और हाँ, प्लेन है क्या, बहुत सारी लाइन से मिलके बना है, जैसे लाइंस बहुत सारे पॉइंट से मिलके बनी है। हाँ, तो वो हम आगे पढ़ेंगे, अभी प्लेन्स भी और ये सारी चीजें भी ओके, 3 डायमेंशन में, ठीक है सारी चीजें ये 3D पर अभी भी। हाँ मैम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। फाइंड यूनिट वेक्टर, फाइंड यूनिट वेक्टर in direction of sum of vectors A equals to 2i cap plus 2j cap minus 5k cap and B 2i cap plus j cap plus 3k cap। क्या करोगे क्वेश्चन में? पहले दोनों वेक्टर को ऐड करेंगे। वेरी गुड, क्योंकि हमको यूनिट वेक्टर चाहिए किसकी डायरेक्शन में,
सम ऑफ दिस टू वेक्टर्स, तो पहले हमने एक वेक्टर c मान लिया और इन दोनों को ऐड कर दिया, तो दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप। इसमें कोई डाउट? दो वेक्टर्स को ऐड करा, 2 + 2 4, 2 + 1 3 और ये -2, पर हमको ये डायरेक्शन मिली है, मुझे उसका मैग्नीट्यूड क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर। तो मुझे इस वेक्टर को इसी के मैग्नीट्यूड से क्या करना होगा, डिवाइड। तो ये मिल गया वो वेक्टर जो इन दोनों की सम की डायरेक्शन में है और मैग्नीट्यूड उसका कितना है 1। कितने से डिवाइड कर दूं, 16 29 √29। तो ये c कैप हो गया 4/√29 i कैप प्लस 3/√29 j कैप माइनस 2/√29 k कैप। तो इजी है। एक वेक्टर है i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप, इसके डायरेक्शन रेशोज बता दो। 1 1 -2 वेरी गुड। और डायरेक्शन कोसाइंस, 1 नहीं 1 /√6 1 /√6 -2 /√6। तो हमने उनको उन्हीं के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। इसका मैग्नीट्यूड सबको निकालना आ गया अब 1 1 और 4, तो √6। तो हम रेशोज और कोसाइंस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट पॉइंट्स ए दिया है 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, बी दिया है i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, एंड सी एक और पॉइंट दिया है विच इज 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप आर वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, ये आपको प्रूव करके बताना है। मैम इसके मैग्नीट्यूड पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेंगे। वेरी गुड। अभी मुझे नहीं पता है राइट एंगल ट्रायंगल है, मैंने ए बी सी तीनों वर्टाइसेस के आपको पोजीशन वेक्टर गिवन है। हाँ, ये बी का पोजीशन वेक्टर आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, और सी वेक्टर के पोजीशन वेक्टर है 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। अब मुझे अगर ये देखना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं, तो मैं सबसे पहले ए बी वेक्टर फाइंड करूंगी। जब मैं वेक्टर फाइंड करूंगी तभी मुझे उसका मैग्नीट्यूड मिल पाएगा। और पाइथागोरस के लिए अप्लाई करने के लिए हमको पता है कि कोई भी दो के स्क्वायर का सम थर्ड के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो अभी सबसे पहले ए बी वेक्टर अगर मुझे लिखना है तो मुझे क्या करना होगा, बी माइनस है। बोलो ए बी वेक्टर क्या होगा, 3i कैप -1 i कैप हमेशा बी माइनस ए, तो 1 - 2 तो माइनस आई कैप, -2 i कैप j कैप और -6 k कैप। वेरी गुड। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया 1 + 4 √41 विच इज √41। सिमिलरली आप लोग बीसी वेक्टर और एसी वेक्टर फाइंड करो फटाफट, सभी बीसी एंड एसी वेक्टर। और चेक करो कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं। क्या मिला बीसी वेक्टर, सी माइनस बी, तो 2i कैप -4 + 3 -j कैप -4 + 5, तो ये आया √4 + 1 + 1 विच इज √6। लास्ट ये अभी हमारा ये मैग्नीट्यूड ऑफ बीसी आ गया। सेम वैसे ही हमको क्या फाइंड करना है, एसी वेक्टर। तो सी माइनस ए, तो ये आई कैप -4 + 1 तो -3j कैप -4 -
तो -5 के कैप। साइन का ध्यान रखना, बस आंसर अपने आप सही आ जाएंगे। तो मैम ये 1, हाँ बोलो। अब मैं ए बी करूँ कि बी ए करूँ, फर्क थोड़ा ना पड़ेगा उससे? नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमको मैग्नीट्यूड से काम है, इसलिए नहीं पड़ेगा। पर अगर मैंने लिखा ए बी वेक्टर है तो मुझे B माइनस ए ही करना है। मैम आंसर आ गया। ठीक है, लिखा है। अभी इस क्वेश्चन में आप बी ए वेक्टर भी लिख के फाइंड करोगे, पर जब आप बी ए लिख रहे हो तो आपको A माइनस बी ही करना है, क्योंकि उसका मीनिंग ही ये है फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, बाद में मैग्नीट्यूड भले सेम आएंगे, पर अगर ए बी लिख रहे हो तो B माइनस ए ही करोगे। 35 क्लियर है? ये 35। तो हमको क्या पता चला कि ए बी मैग्नीट्यूड ऑफ AC स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ AB स्क्वायर। तो मतलब पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो रही है। और ये राइट एंगल कौन से उस पे होगा? पॉइंट C B। पे। C, AB तो B। हाइपोटेनियस है, तो राइट अच्छा एंगल एट C। सॉरी। ठीक है, तो हमको पता लग गया दैट दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट C। आया समझ में? तो इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर है। अपन ने जो भी पढ़ा, डायरेक्शन, रेशोज, कोसाइन, 2 पॉइंट अगर गिवन है तो पहले वो वेक्टर लिख के हम उसके रेशोज और कोसाइंस फाइंड कर सकते हैं। अब लास्ट हम देख रहे हैं अभी सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला कोई नया फॉर्मूला नहीं है। अगर मेरे पास ये वेक्टर है A, पोजीशन वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर B है, और कोई वेक्टर, इसको R नाम दे दिया, जो इसको किसी रेशो M रेशो N में डिवाइड कर रहा है, तो आप लोग ही बता सकते हो R वेक्टर क्या होगा? n into A M इंटू B, क्रॉस में N इंटू A। गुड। upon तो n M plus इंटू B प्लस N इंटू A अपॉन M प्लस N। ये कब? जब इंटरनली किसी रेशो में डिवाइड कर रहा है। और यही पॉइंट R अगर एक्सटर्नली उसको किसी रेशो में डिवाइड करता, तब हम क्या करते हैं? माइनस लगा साइन। देते हैं। तो माइनस एन है अपॉन M माइनस एन। तो ये कब? जब वो एक्सटर्नली उसको किसी रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला है। हमको 2 पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर गिवन है और कोई पॉइंट उसको किसी रेशो में डिवाइड कर रहा है M रेशो N, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। और अगर R मिड पॉइंट होगा तो क्या हो जाएगा? R इज A प्लस B बाय 2, 2। तो वो मिड पॉइंट हो गया। मैम इंटरनल एक्सटर्नल मेरे को नहीं पता चला। इंटरनली एक्सटर्नली ऐसा है कि ये जो अभी ये R पॉइंट इंटरनली डिवाइड कर रहा है, R पॉइंट यहाँ बाहर है। ठीक है, मतलब वो इस AB को जब एक्सटेंड करेंगे तब उसको डिवाइड कर रहा है। अभी अपन क्या बोलते हैं? RA रेशो RB इज M रेशो N। अब क्या करा, ये पॉइंट उठा के बाहर आ गया यहाँ पे, तो RA रेशो RB अभी भी M रेशो N है, पर ये पॉइंट बाहर आ गया है यहाँ पे, तो ये लाइन एक्सटेंड हो गई, तो वो एक्सटर्नली उसको रेशो में डिवाइड कर रहा है। ये क्वेश्चन लेके मैं बता सकती हूँ आपको, मतलब एक सिंपल, पहले जो अपन हमेशा करते आते हो, आप लोगों ने ये 11th क्लास में भी करा है कि ये पॉइंट है 1,2, ये पॉइंट है 2,3। अभी मैं ये बेसिक अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बता रही हूँ। आपको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने, ये 2:1 में डिवाइड कर रहा है। क्या करते थे? एक्स कोऑर्डिनेट कैसे लिखते थे? 1 into 1 plus 2 into 2 by 3. गुड। 1 into 1 क्रॉस में, इधर से 2 into 2 प्लस 1 into 1 अपॉन 2 plus 1, तो ये क्या मिल गया था? 4 plus 1 5/3। सेम हम वैसे ही y कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं, 2 into 3 प्लस 1 into 2 अपॉन 2 plus 1 विच इज 8/3। अब मैं बोल रही हूँ ये तो कब? जब वो पॉइंट इंटरनली डिवाइड कर रहा है। अभी भी कोऑर्डिनेट्स यही है, पर मान लो ये पॉइंट उसको एक्सटर्नली किसी रेशो में डिवाइड कर रहा है और आपको बोला है कि ये कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। अब देखो, सिंपल सी चीज है,
अभी ये पॉइंट था ए बी सी, तो आप क्या बोलते थे, ए सी रेशो सी बी इज 2:1, है ना। अब ये पॉइंट अभी भी मैं बोलूंगी ए सी, अभी ये पूरा डिस्टेंस ए सी रेशो सी बी, पर अब वो पॉइंट कहाँ है, एक्सटर्नली है, तो वो -2:1 हो जाएगा। क्यों नेगेटिव हुआ, क्योंकि ये आप इसको AC बाय CB इज 2:1, जब वो इंटरनली कर रहा है। अभी यहाँ पे देखो, आपको पता है AB प्लस BC इज इक्वल्स टू AC, है ना। अगर वो एक्सटर्नली है, इंटरनली है तो AC प्लस CB इक्वल्स टू AB होगा, ये पॉइंट मिड में। अब मुझे यहाँ पे AC रेशो CB चाहिए, मैंने CB से डिवाइड कर दिया, ये मुझे फाइंड करना है। ये तो कैंसिल हो गया, AB रेशो BC प्लस 1 इज AC रेशो CB, AB रेशो BC कब मिलेगा। अभी नेगेटिव कैसे बताऊं कि नेगेटिव क्यों लेते हैं, समझ में आ गया मेरे को। क्या समझ में आया पहले बताओ, मतलब ये आपने लास्ट इक्वेशन लिखी उससे थोड़ा बहुत पता चला मेरे को। अभी देखो यहाँ पे AC प्लस CB इक्वल्स टू AB है, अभी यहाँ पे हम क्या फाइंड कर रहे हैं, AC रेशो CB ही फाइंड करना चाह रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे AC रेशो CB हमको क्या मिल रहा है, AB अपॉन BC -1, और यहाँ पे AB अपॉन BC क्या मिल रहा है, +1। मतलब अब ये रेशो क्या हो चुका है, एक्सटेंड हो चुका है, तो वो अपने आप यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव फॉर्म में चला जाएगा। जो यहाँ पे रेशो, अगर यहाँ पे रेशो 2:3 है, तो वो वहां क्या बन जाएगा, -2:3। ठीक है, सेम चीज हमको यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूले करनी है कि जब वो इंटरनली करेगा तो प्लस साइन लेना है, और अगर हमको एक्सटर्नली करना है तो कैसे लेना है, माइनस साइन। बेसिक थ्योरी हमारी 10.2 तक की इतनी ही है, सेक्शन फॉर्मूला तक। पर एक क्वेश्चन जरूर कर लो सेक्शन फॉर्मूला पे, वरना वही रहेगा कि हुआ नहीं। तो एक क्वेश्चन कर लो, आपको P वेक्टर गिवन है 3A - 2B, और Q वेक्टर गिवन है A + B। फाइंड द पोजीशन वेक्टर विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट PQ। एक आपको फाइंड करना है जब वो इंटरनली 2:1 में डिवाइड कर रहा है। बता दो R वेक्टर क्या होगा, इंटरनली जब कर रहा है, पहला केस बताओ। अरे समझ में आ रहा है ना, R वेक्टर चाहिए तो 2 into दिस, तो 2 टाइम्स A + B, क्रॉस में जाना है बस, 2 into दिस प्लस 1 into दिस। कोई डाउट है तो पूछ लो अभी भी। अपॉन क्या लिख दूं, 2 + 1। आवाज आ रही है मेरी, यस मैम। तो बस फिर ये हमको वेक्टर मिल गया R। R जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या हो गया, 5A/3। तो ये इस R का पोजीशन वेक्टर मिल गया जब वो इंटरनली 2:1 में कर रहा है। सेम क्वेश्चन को जब ये पॉइंट R एक्सटर्नली करेगा तो हमको क्या करना होगा, ये जो बीच में हमने प्लस साइन लगाई है, बस उसकी जगह हमको क्या लगाना है, माइनस साइन। तो हमको क्या मिल जाएगा कि वो एक्सटर्नली उसको किस रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो R वेक्टर हमको मिल गया 2A - 3A इज -A, और B + 2B इज 2B + 2B इज 4B अपॉन 1। तो ये मिल गया 4B - A। तो इंटरनली में प्लस साइन लेते हैं और एक्सटर्नली में माइनस। आया समझ में?